आज हम बात कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। हाँ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब ये सुनने में किसी सरकारी दस्तावेज जैसा लगता है, थोड़ा सूखा सा, है ना? बिल्कुल। लेकिन असल में ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था। ये वो कानूनी पटकथा है जिसने एक साम्राज्य के अंत की कहानी लिखी। और दो नए देशों के जन्म की भी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस कानून की बारीकियों को परत दर परत खोलते हैं। सही कहा। ये सिर्फ तारीखों की लिस्ट नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि कागज पर एक साम्राज्य को कैसे खत्म किया जाता है। और यही हमारी आज की पड़ताल का मकसद है। हम ये देखेंगे कि सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि एक बेहद जटिल कानूनी प्रक्रिया थी। तो सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 20 फरवरी 1947 से। लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली एक बड़ी घोषणा करते हैं। उन्होंने एक डेडलाइन दे दी। एग्जैक्टली एक डेडलाइन कि 30 जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। और इस डेडलाइन का असर जबरदस्त हुआ। मतलब ऐसा नहीं था कि सब शांति से इंतजार करने लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि इस घोषणा के तुरंत बाद मुस्लिम लीग ने बंटवारे की अपनी मांग को लेकर आंदोलन और तेज कर दिया। उन्हें लगा कि अब दबाव बनाने का वक्त है। हाँ, इससे माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। तो एक तरफ आजादी की घड़ी नजदीक आ रही थी और दूसरी तरफ देश के बंटने का खतरा और गहरा होता जा रहा था। फिर कुछ ही महीनों बाद 3 जून 1947 को एक और बड़ा मोड़ आया। हाँ, ब्रिटिश सरकार ने साफ कर दिया कि 1946 में जो संविधान सभा बनी है, उसका बनाया संविधान उन हिस्सों पर जबरदस्ती लागू नहीं होगा जो उसे मानना नहीं चाहते। और यहीं पर असली मोड़ है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ठीक इसी दिन भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अपनी योजना सामने रखते हैं, जिसे हम माउंटबेटन प्लान कहते हैं। हाँ, इसमें देश के बंटवारे का फॉर्मूला था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सालों की असहमति के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया। तो आखिरकार एक रास्ते पर सहमति बनी और इसी माउंटबेटन प्लान को जमीन पर उतारने के लिए, उसे कानूनी जामा पहनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने आनन फानन में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। तो अब मंच पूरी तरह तैयार था। हाँ, अब बात करते हैं इस कानून की उन खास बातों की जिन्होंने इतिहास बदल दिया। सबसे पहली और सबसे सीधी बात क्या थी? सबसे पहली बात, इसने 15 अगस्त 1947 को भारत में 200 साल पुराने ब्रिटिश राज का अंत कर दिया और भारत को एक आजाद और संप्रभु देश घोषित किया। ये इस दस्तावेज का दिल था। लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं था, क्योंकि एक देश आजाद नहीं हो रहा था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी कानून ने भारत के बंटवारे और 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान के बनने का रास्ता साफ किया। यहाँ डोमिनियन शब्द बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब था उस समय? औपचारिक प्रमुख के तौर पे स्वीकार कर रहे थे। अच्छा, तो ये पूरी तरह से गणतंत्र बनने की दिशा में एक बीच का रास्ता था। हाँ, और उन्हें ये भी आजादी थी कि वे चाहें तो इस ब्रिटिश राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ से अलग हो सकते हैं। पूरी आजादी। पूरी। ये सिर्फ नाम की आजादी नहीं थी, ये उनकी पूरी संप्रभुता को दिखाता था। ठीक है, तो राज खत्म हुआ, 2 देश बने, लेकिन अब सत्ता चलाएगा कौन? वाइसराय का क्या हुआ, जो भारत में ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा चेहरा था? उस पद को ही खत्म कर दिया गया। सोचिए, ये कितना बड़ा सांकेतिक बदलाव था। बिल्कुल, वाइसराय का पद खत्म करना सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं था, ये ब्रिटिश राज के सबसे शक्तिशाली प्रतीक को हटाने जैसा था। तो वाइसराय की जगह कौन आया? उनकी जगह हर डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। और सबसे जरूरी बात ये थी कि उनकी नियुक्ति ब्रिटिश राजा द्वारा तो होनी थी, लेकिन डोमिनियन की कैबिनेट की सलाह पर। हाँ, यानी अब भारत की सरकार जिसे चाहेगी वही भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। सत्ता पूरी तरह भारतीय हाथों में आ गई थी। ये तो हुई सरकार चलाने की बात, लेकिन कोई भी देश कानूनों से चलता है। नए कानून बनाने की शक्ति किसे और कैसे दी गई? ये इस अधिनियम का शायद सबसे क्रांतिकारी हिस्सा था। इसने दोनों देशों की संविधान सभाओं को असीमित शक्तियां दी। असीमित मतलब वे अपने देश के लिए जैसा चाहें वैसा संविधान बना सकते थे। यहाँ तक कि वे ब्रिटिश संसद के बनाए किसी भी पुराने कानून को रद्द कर सकते थे। एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि वे चाहें तो इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को भी रद्द कर सकते थे जिसने उन्हें आजादी दी? हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये इस बात का सबूत था कि सत्ता का हस्तांतरण कितना संपूर्ण और वास्तविक था।
मतलब अंग्रेज ये कह रहे थे कि अब आप पूरी तरह से मालिक हैं। हम आपके किसी भी फैसले में दखल नहीं देंगे। लेकिन एक संविधान बनाने में तो सालों लगते हैं। भारत का संविधान बनने में लगभग 3 साल लगे। तो इस बीच के समय में देश कैसे चलता? क्या कोई कानूनी खालीपन नहीं आ जाता? ये एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या थी और कानून में इसका हल भी दिया गया था। क्या हल था? ये तय हुआ कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक दोनों देश भारत सरकार अधिनियम 1935 के हिसाब से चलेंगे। यहाँ मुझे रोकिए। मतलब देश आजाद हो गया, लेकिन उसे चलाने के लिए एक ब्रिटिश कानून का ही इस्तेमाल हो रहा था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता है, पर ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम था। कैसे? इसे ऐसे समझिए कि आपको एक नया घर तो मिल गया है, लेकिन जब तक आप अपना सारा फर्नीचर सेट नहीं कर लेते तब तक आप पुराने मालिक के कुछ जरूरी सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि काम चलता रहे। हाँ, 1935 का अधिनियम एक तैयार प्रशासनिक ढांचा था। उसे शून्य से बनाने में बहुत समय लग सकता था और अराजकता फैल सकती थी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें इसमें बदलाव करने का अधिकार भी था, है ना? बिल्कुल। दोनों देश अपनी जरूरत के हिसाब से 1935 के अधिनियम में बदलाव कर सकते थे। समझ गया। ये व्यावहारिकता का मामला था। अच्छा, कुछ और सांकेतिक बदलाव भी हुए थे जिनका जिक्र स्रोत में है, जैसे भारत का सम्राट की उपाधि का हटाया जाना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। अब तक इंग्लैंड के राजा के शाही खिताबों में भारत का सम्राट यानी एम्परर ऑफ इंडिया भी शामिल था। इस कानून ने उसे हमेशा के लिए हटा दिया। हाँ, ये उस शाही युग के अंत की औपचारिक घोषणा थी। साथ ही ब्रिटिश सम्राट का भारतीय कानूनों पर वीटो करने का अधिकार भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ये तो हुई ब्रिटिश भारत की बात। लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जो सीधे तौर पर ब्रिटिश नहीं था। वो थीं सैकड़ों रियासतें। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इस कानून ने उनके लिए तो एक बिल्कुल ही अलग पहेली खड़ी कर दी, पैरामाउंसी को समाप्त कर दिया। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में कहें तो अंग्रेजों ने 560 से ज्यादा राजाओं और नवाबों से कहा, आज तक हमारे और आपके बीच जो भी संधियां थी वे सब खत्म। 15 अगस्त से आप आजाद हैं। क्या मतलब 500 से ज्यादा रियासतों को अचानक कह दिया गया कि आप आजाद हैं, जो चाहें करें? हाँ, ये तो अराजकता को खुला न्योता देने जैसा था। उन्हें क्या विकल्प दिए गए थे? उन्हें 3 विकल्प दिए गए, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रहो। बिल्कुल। सोचिए, भारत के बीचों बीच सैकड़ों स्वतंत्र देशों की कल्पना कीजिए। इसने तो नए बने दोनों देशों, खासकर भारत के लिए एकीकरण की एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी होगी। बहुत बड़ी। भारत का जो नक्शा आज हम देखते हैं, उसे बनाने का काम इसे एक प्रावधान के बाद शुरू हुआ और वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पूरे भारत पर नजर रखता था। उस पद का क्या हुआ? उसे भी खत्म कर दिया गया। जब भारत ही ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा तो उसके लिए अलग सेक्रेटरी की क्या जरूरत? उनके काम कैसे दिए गए? उनके जो भी बचे खुचे काम थे वे राष्ट्रमंडल मामलों के सेक्रेटरी को दे दिए गए। ये भी सत्ता के हस्तांतरण का एक व्यावहारिक पहलू था। और उन सिविल सेवकों का क्या, जो अंग्रेजों ने भर्ती किए थे, जो पूरे देश का प्रशासन चलाते थे? कानून ने ये साफ किया कि 15 अगस्त के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा कोई नई भर्ती नहीं होगी। लेकिन जो अधिकारी पहले से काम कर रहे थे, उनका क्या? उन्हें ये आश्वासन दिया गया कि उनकी सेवा की शर्तें और लाभ वैसे ही बने रहेंगे। ऐसा क्यों किया गया? ताकि प्रशासन की मशीनरी अचानक से ठप ना पड़ जाए। एक निरंतरता बनाए रखना जरूरी था। और फिर आखिरकार वो घड़ी आई, 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात। हाँ, उस रात ब्रिटिश शासन का औपचारिक अंत हो गया और सत्ता 2 नए देशों को सौंप दी गई। स्रोत बताता है कि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। हाँ, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, वे अब भारतीय कैबिनेट की सलाह पर काम कर रहे थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह भी हुई कि जो संविधान सभा 1946 में संविधान लिखने के लिए बनी थी, वही आजादी के बाद भारत की पहली संसद भी बन गई। हाँ, ये कमाल का इंतजाम था। मतलब वही लोग दिन में देश का कानून बना रहे थे, यानी संसद का काम कर रहे थे, और शाम को देश का भविष्य यानी संविधान लिख रहे थे। इस दोहरी भूमिका ने ये सुनिश्चित किया कि देश में कोई विधायी या राजनीतिक शून्य ना आए। तो जब हम इस पूरी कहानी को जोड़कर देखते हैं, तो इसका सार क्या निकलता है? ये अधिनियम असल में क्या था? ये सिर्फ आजादी का ऐलान नहीं था, ये एक बेहद विस्तृत कानूनी
और प्रशासनिक रोडमैप था। एक गाइड बुक की तरह। हाँ, एक साम्राज्य को बंद करने, 2 नए देशों को शुरू करने, उनकी अस्थायी सरकारें बनाने और उनकी सीमाओं को तय करने की एक गाइड बुक। यह एक जटिल कानूनी प्रक्रिया थी जिसके लाखों लोगों के लिए गहरे और स्थायी परिणाम हुए। बिल्कुल, इसने उपमहाद्वीप का नक्शा और उसकी नियति हमेशा के लिए बदल दी। ये सिर्फ एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं था, ये उस विशाल बदलाव का इंजन था। यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। इस अधिनियम ने रियासतों को जो आज़ादी दी भारत पाकिस्तान या स्वतंत्र रहने की, क्या यह वास्तव में उन्हें अपनी किस्मत चुनने का एक सच्चा मौका था, या फिर यह एक ऐसी स्थिति बनाने की सोची समझी रणनीति थी जिससे टकराव लगभग तय था और जिसने अंततः इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया?